मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अगर तुम वहां ना होते तो। इतना कहकर भारती जी रोने लगती हैं। उसी रात रमा और मुकुल जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। रमा काफी डरी हुई थी, परंतु मुकुल उसे समझाता है और उसके पति अजय को फोन करने के लिए कहता है। रमा अपने डर पर काबू पाकर अजय को फोन लगाती है और बोलती है, अजय, माँ जी योगा क्लासेस से अभी तक घर नहीं आई हैं। मैं उनके योगा सेंटर गई थी। वहाँ पर पता चला कि वो क्लासेस होने के बाद घर के लिए निकल गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अजय। रात भी हो चली है, ना जाने माँ जी कहाँ होंगी। हे भगवान। अजय रमा की बात सुनकर चौंक जाता है और रमा से आस पड़ोस में भी पूछने के लिए कहता है। मैंने आस पड़ोस में उनको सब जगह ढूंढ लिया है, सब जगह पूछ लिया है, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। रमा ने अजय की बात का जवाब देते हुए कहा, अजय तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। मुझे माँ जी की बड़ी चिंता सता रही है। अजीब अजीब शंकाएं मन में उभर रही हैं। रमा ने फिर कहा, रमा तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर में रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद रखना। कुछ भी पता लगते ही मुझे फ़ोन करना। तुम अपना और ऋषु का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अजय ने फ़ोन रख दिया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उधर रमा ने मुकुल को भी उसके घर भेज दिया और अजय के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अजय को आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। दिल्ली से प्रतापगढ़ तक का सफ़र उसने कैसे तय किया और अपने आंसू कैसे रोके, ये बस वो या उसका भगवान ही जानता था। घर आते ही रमा उससे लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। अजय ने उसको चुप कराया और सबसे पहले वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर अजय ने माँ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पुलिस ने उनको माँ जी के लापता होने के पोस्टर्स भी जगह जगह लगाने की सलाह दी। अजय के लिए तो रात तक काटना मुश्किल जान पड़ता था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी उसे खुद अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो चुकी थी। उसने फ़ोन कर कर के सारे रिश्तेदारों से भी भारती जी के बारे में पूछा। वह बिना नाश्ता किए भूखे पेट पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आने का इंतज़ार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ राहुल को माँ जी की बातें सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। राहुल ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपके साथ जो हुआ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो। परंतु माँ जी, आपको अवश्य ही अपनी बहू और उस कमीने इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं बूढ़ी विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ? भारती जी ने अपनी आंखों से छलकते हुए आंसुओं को रोककर कहा। माँ जी, वही तो, आप एक नारी हैं। आप नहीं जानती कि आप में अपार शक्ति छुपी हुई है। आप वह नारी हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप वही नारी हैं माँ जी जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई। आप वही नारी हैं जो दुर्गा माँ का रूप धारण कर ऐसी बहू को सबक सिखा सकती हैं। आप एक माँ हैं और एक माँ, एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो वो धरती अंबर सब हिलाकर रख देती है। फिर ज़रा सोचिए माँ जी कि ऐसे क्रूर लोगों को यदि समाज में यूँ खुला छोड़ दिया जाए तो ना जाने आप जैसी कितनी माएँ, कितने बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे। भगवान ने आपको यह दूसरा जन्म इसीलिए दिया है ताकि इन लोगों को उनके हिस्से का दंड देकर आप समाज का उद्धार कर सके। और फिर आपका बेटा अजय, क्या आप उसे यूं ही अकेला मरने के लिए छोड़ देंगी ताकि जो हाल उन लोगों ने आपका किया वही आपके अजय और ऋषु का करें? फिर राहुल ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, माँ जी, मेरे अपने सगे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे। अपने माँ बाप के बिना मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ यह बस मैं ही जानता हूँ। परंतु हर रिश्ता खून का तो नहीं होता है ना माँ जी। कुछ रिश्ते भगवान एहसासों के भी बनाता है, जैसे इस एक रात में अब आपका और मेरा बन चुका है। आज से मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। राहुल ने अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर भारती जी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके भीतर
जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो उठा। बोलो बेटा, अब आगे क्या करना है? भारती जी ने पूछा। माँ जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस जैसा मैं कहता जाऊं आपको वैसा ही करना है। बस अब उठाइए त्रिशूल और कर लीजिए दुर्गा माँ का रूप धारण। अगले दिन राहुल बाजार जाकर जरूरत का कुछ सामान लेकर आता है, जो उनकी आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग में काम आने वाला था। और हफ्ता भर के लिए ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करके रमा और मुकुल से बदला लेने की सारी प्लानिंग कर लेता है। इधर सारी प्लानिंग करके राहुल और माँ जी अपनी पारी खेलने के लिए पूर्णतः तैयार थे। उधर पुलिस भारती जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, परंतु उनका कहीं नामो निशान तक ना मिला था। पुलिस ने कहा, हम उनकी तलाश जारी रखेंगे, जैसे ही कुछ खबर मिलती है आपको सूचित कर देंगे। अब अजय पुलिस की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलने का इंतजार करते करते 5 दिन बाद जॉब की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस दिल्ली लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ सबसे पहले राहुल ने रमा और मुकुल के आने जाने की सारी जानकारी जमा की और आसपास का भी सारा जायजा ले लिया। अगले दिन रात को दीवार फांदकर राहुल मुकुल के घर में गया और उसके सहन में लाल रंग के पैरों के निशान बना डाले। और इस तरह भारती जी और राहुल ने अपनी पहली पारी खेली। मुकुल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो अपने आंगन में लाल पैरों के निशान, जो कि उल्टी दिशा में बने हुए थे, देखकर दंग रह गया। निशान देखकर मालूम पड़ता था कि कोई अंदर से बाहर की तरफ गया हो। मुकुल सोच में पड़ गया। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन यह बात उसने रमा को बताई, जो वह जोर जोर से हंस पड़ी और बोली कि मुकुल डार्लिंग, कल रात तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली होगी। नहीं रमा, वह मेरा वहम नहीं हो सकता, मुकुल ने कहा। परंतु रमा ने उसको चुप करा दिया। रमा को क्या खबर थी कि अगली बारी उसकी है। रात में रमा मुकुल से बात करके सो गई। आधी रात में उसकी किसी की पायल की झनकार से आंख खुली। कौन है? कौन है बाहर? रमा ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा। जैसे ही रमा ने पूछा, वह आवाज़ शांत हो गई। जैसे ही रमा चुप हुई, फिर से पायल की झनकार की आवाज़ जोर से आने लगी। अब तो रमा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने सबसे पहले मुकुल को फ़ोन लगाया। फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर उसने अजय को फ़ोन लगाया तो अजय ने भी फ़ोन नहीं उठाया। डर के मारे वह पूरी रात जागती रही। सुबह जाकर उसकी आंख लगी, जिसके कारण ना तो वह खुद स्कूल जा पाई और ना ही ऋषु को भेज पाई। कुछ 10 बजे के आसपास मुकुल के फ़ोन से उसकी आंख खुली। मुकुल ने स्कूल न आने का कारण पूछा तो उसने रात की घटना का वर्णन किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था रमा, मुकुल ने रमा की बात सुनकर कहा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं इस बारे में। स्कूल के बाद मुकुल रमा से मिलने उसके घर आया। रमा, अगर तुम कहो तो मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊं? मुकुल ने रमा से पूछा। नहीं नहीं मुकुल, ऐसा संभव नहीं है। ऋषु को इन सब से मैं दूर ही रखना चाहती हूँ। हाँ, परंतु अपना फ़ोन साउंड पर रखना और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुरंत आ जाना, रमा ने मुकुल से कहा। मुकुल घर चला गया और आज रात फिर रमा अकेली रह गई। रमा डरते डरते सो तो गई, परंतु बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ से अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही रमा बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो किसी की काली परछाई नजर आई। बस फिर क्या था, वह तो दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर में जा घुसी। मिनट से पहले मुकुल को फ़ोन लगाकर घर बुला लिया। मुकुल, यह सब आखिर क्या हो रहा है? कहीं ये भारती की आत्मा तो नहीं? रमा ने डरते हुए मुकुल से पूछा। नहीं नहीं रमा, ऐसा कुछ नहीं है, मुकुल ने रमा की बात काटते हुए कहा। पर मुकुल, जब से हमने भारती को मारा है तब से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ। अभी दोनों बातों में ही व्यस्त थी कि अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो दोनों के डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून से लिखा था, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। रमा, हमें लगता है कि इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए।
मुकुल ने डरते हुए रमा से कहा। मुकुल, आर यू मैड? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का मर्डर किया है। पुलिस अभी तक भारती को ढूंढ रही है। ऊपर से अगर हम रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस को सबसे पहला शक मेरे ऊपर होगा। रमा ने दांत भींचते हुए कहा। यार रमा, सास वह तुम्हारी थी, मेरी नहीं, मुकुल ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। मुकुल, तुम सच में डर के मारे पागल हो गए हो। अरे जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा होगा ना, रमा ने फिर कहा। अच्छा बाबा चलो, अब हम बहस नहीं करते। ऐसा करते हैं, कल पुजारी जी को बुलवाकर हम दोनों के घर में हवन करवाता हूँ, मुकुल ने रमा को तसल्ली देते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने पंडित जी को बुलवाकर पहले रमा के और फिर मुकुल के घर में हवन करवाया। पंडित जी दोनों के घरों की शुद्धि करके चले गए। दोनों के मन को अब थोड़ी शांति मिली। रात के 3 बजे मुकुल के कमरे की टिक टिक करती घड़ी अचानक धम से नीचे गिर गई तो उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी और उसका टूटा हुआ कांच उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया, जिसकी वजह से खून काफी बह गया था। कटे हाथ के कारण वे अपने लिए टिफिन तैयार नहीं कर पाया, सो उसने सुबह में रमा को फोन करके 2 टिफिन लाने के लिए कहा। रमा ने आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना 2 टिफिन तैयार कर लिए। राहुल, जो कि उन दोनों के फोन की कॉल डिटेल्स, चैट आदि हर गतिविधि पर चील की तरह नजर जमाए हुए था। मौका पाकर उसने सब्जी का डब्बा बदल डाला। रमा ने मुकुल के लिए बनाया टिफिन उसको दे दिया था। ब्रेक में जैसे ही उसने टिफिन खोला तो टिफिन देखकर उसकी आंखें चार हो गई। टिफिन में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसका जी मचलाने लगा और उल्टी करने के लिए जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ भागा तो उससे रहा ना गया। उसने स्टाफ रूम में सबके सामने उल्टी कर दी। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। पूरे स्टाफ रूम में अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी। रमा को उसने इस बात पर बहुत डांटा क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी था, परंतु रमा नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डब्बे में कैसे आया। अब इन बातों से मुकुल का सर चकराने लगा था। उधर रमा जैसे ही अपने घर पहुंची वह दंग रह गई। आंगन में उसकी नई साड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। यह वही साड़ी थी जो उसकी सासू माँ ने सालगिरह पर उसको उपहार में भेंट की थी। डर के मारे उसका तो गला सूख रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ना ही तो वह ये सब पुलिस को बता सकती थी, ना ही अजय को, क्योंकि उसे अपने पकड़े जाने का डर जो सता रहा था। कई दिन तक दोनों के साथ इसी तरह की अजीब अजीब घटनाएं घटती रही। उसी रात मुकुल रमा से बात करते करते अपने घर की छत पर जा पहुंचा। अपनी मुंडेर के पास खड़ा वह बातों में व्यस्त था कि दूसरे साइड की मुंडेर पर सफ़ेद उजली साड़ी पहने भारती जी मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। सफ़ेद उजली साड़ी, लंबे घने काले बाल जो कमर तक आ रहे थे, लंबे लंबे नाखून, मुंह से टपकता हुआ खून। देखते ही मुकुल की चीखें निकल जाती हैं और उसके पाँव जैसे लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी पैंट गीली हो चुकी होती है, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर भारती जी और राहुल का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर मुकुल को जब होश आता है तो रात के 3:30 बजे हुए थे। वह डरते डरते अपने कमरे में आता है। फ़ोन वापस ऑन करता है तो उसमें रमा की कई मिस्ड कॉल होती हैं। वह फ़ोन दोबारा बंद कर देता है। उसका सिर चकराने लगता है। उसकी हालत किसी पागल जैसे होने लगती है। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता, ऊपर से उसे अब हर तरफ भारती जी का एक काला साया नजर आने लगता है। उसके दिलो दिमाग पर जैसे भारती जी की वही तस्वीर छप चुकी थी जो उसने छत की मुंडेर पर देखी थी। उधर रमा, जो कि कई बार मुकुल का नंबर ट्राई करके सो चुकी थी, अचानक प्यास के कारण उसकी आंख खुली तो वह किचन में पानी पीने गई। जैसे उसने पानी पीकर किचन की लाइट बंद की, अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह डर गई और दोबारा लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की, रोने की आवाज़ बंद हो गई। उसने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही उसने किचन से बाहर भागना चाहा,
किचन का दरवाज़ा खट करके बंद हो गया। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भारती जी उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी थी। अंधेरे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें रमा को जैसे खाने को दौड़ रही थी। उनके पूरे कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह रमा की ओर बढ़ रही थी। रमा की तो जैसे सांसें ही रुक गई, उसकी जान गले तक आकर अटक गई। डर और दहशत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुंह खोलकर अपनी सासू माँ से माफी मांगनी चाही, परंतु जबान मानो किसी ने फेविकोल से चिपका दी हो। मुंह से एक शब्द भी ना निकलने पाया। रमा के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे कि अचानक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई और अब किचन में कोई नहीं था। वे गिरते पड़ते अपने कमरे की तरफ दौड़ी और मुकुल को फोन लगाया, परंतु उसका फोन ऑफ था। हनुमान चालीसा का जप करते करते जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने और भगवान से अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर मुकुल डर के मारे पागलों की तरह जागता रहा। फोन ऑफ कर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। अब सुबह के 4 बजने को आए थे। कहते हैं कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ मुकुल के साथ हुआ। भगवान ने आज उसे उसी बदहवासी की हालत में लाकर छोड़ दिया था, जिस बदहवासी की हालत में उसने और रमा ने मिलकर भारती जी को नदी में धक्का दिया और मार डाला। उसका दिमाग जैसे घड़ी की सुई चलते चलते रुक जाने की भांति रुक चुका था। कोई आवाज़ थी जो उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। ना जाने उसे अचानक क्या हुआ, वह बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ। कमरे का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। उसका शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली की भांति ठंडा पड़ चुका था। घर का मेन दरवाज़ा खोल वह बाहर निकल गया और जो उसने चलना शुरू किया, बस वह नंगे पांव भोर के इस अंधेरे में चलता ही जा रहा था। ना जाने कहाँ और क्यों, बस वह रोबोट की भांति चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे उसी नदी के पुल पर पहुंच गया जहां से अभी कुछ दिन पहले भारती जी को अपने स्वार्थ के लिए फेंका था। वह नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और सीधा नदी में छलांग लगा ली। इस तरह उसे उसके कर्मों का दंड मिल गया। उधर रमा सुबह होते ही मुकुल को फोन पर फोन लगाए जा रही थी, परंतु फोन ऑफ आ रहा था। ऋषि को अकेला घर पर छोड़कर मुकुल के घर जाकर देखना उसने आवश्यक नहीं समझा और यह सोचकर कि हो सकता है मुकुल भी कल रात मेरी तरह सो ना पाया हो, इसीलिए देर तक सो रहा हो और उसका फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो, वह मुकुल के फ़ोन की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते अब दिन के 10 बज चुके थे। तभी अचानक फ़ोन बजता है। रमा को लगता है मुकुल का फ़ोन होगा, परंतु फ़ोन की स्क्रीन देखती है तो पता लगता है फ़ोन तो आशा का है। हेलो रमा, रमा मुकुल इज़ डेड। उसने नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। इतना सुन के फ़ोन झट से उसके हाथों से गिर जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, अपना सर पीटने लगती है, परंतु ये आंसू पीड़ा के नहीं, डर के थे। डर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया था। वह पागलों की तरह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। आखिर भारती ने अपना बदला ले ही लिया और अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। हे माता रानी, मेरी रक्षा कर, मुझे नहीं मरना। अब मैं क्या करूं? भारती मुझे मार देगी। मैं क्या करूं अब? हे भगवान, मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ हाँ हाँ, पुलिस ही मुझे अब बचा सकती है। मुझे मुकुल की तरह नहीं मरना। मैं पुलिस को सब सब सच सच बता दूंगी। बोलते बोलते उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वह डर के मारे नंगे पांव पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपना बयान दर्ज करवाया, जो इस प्रकार था। मेरा नाम रमा सिंह है। मैं अजय कुमार सिंह की पत्नी हूँ। मेरे सहयोगी और मैंने मिलकर 24 सितंबर की शाम लगभग 7:30 बजे अपनी सास भारती कौर को गोदावरी नदी के पुल से धक्का देकर मार डाला। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। रमा का बयान लेकर पुलिस ने तुरंत अजय को फ़ोन लगाकर जल्द से जल्द प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा
और अपनी एक टीम को रमा के द्वारा बताए हुए लोकेशन पर भारती जी का शव ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि भारती जी जिंदा हैं और वह राहुल नाम के किसी लड़के के घर में रहती हैं। पुलिस की टीम भारती जी और राहुल को लेकर सीधा थाने आ जाते हैं और राहुल से भी सारा बयान ले लेते हैं। कुछ देर बाद अजय जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, सामने अपनी प्यारी माँ को जीवित देखकर अपनी माँ से लिपटकर बुरी तरह रोता है। परंतु अभी तक अजय रमा के कुकर्मों से अनजान था, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसके चुप हो जाने के बाद जैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप उसे सब बताते हैं, अजय की आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वह सीधा रमा के पास जाता है, जो पुलिस कस्टडी रूम में बैठी होती है। अजय 2 जोरदार तमाचे उसके गाल पर जड़ देता है, परंतु वहां पुलिस उसको कानून अपने हाथ में ना लेने का कहकर रोक देती है। रमा पर अब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लग चुकी थी और अगले दिन सुबह उसको प्रतापगढ़ कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां भारती जी, अजय, राहुल के सिवा बहुत से और लोग भी मौजूद थे। एक तरफ रमा और दूसरी तरफ भारती जी और फिर राहुल को बारी बारी से कटघरे में खड़ा कर उनका बयान लिया जाता है। कोर्ट, पुलिस और अजय खुद राहुल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रमा रो रो कर जज साहब, अपनी सास भारती जी और अपने पति अजय से माफ़ी मांगती है, परंतु ना ही उसको भारती जी माफ़ करती हैं, ना ही कानून, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे घिनौने कुकर्म के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी हमारे लिए कई सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक बूढ़े माँ बाप इसी तरह घरेलू हिंसा का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के विरोध में बनाई गई नीतियाँ सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सिमट कर रह जाएंगी? आखिर कब तक ऐसी वारदातों के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? दोस्तों, जो वारदात आज भारती कौर जी के साथ हुई, वह कल आपके या मेरे माता पिता के साथ भी हो सकती है। इसीलिए खुद को जागरूक रखना और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जैसी भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बनाई गई नीतियों से लाभ उठाइए। अगर आप ऐसे घरेलू हिंसा का शिकार हैं या आपके घर में या आसपास कोई और व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।